Hello and welcome, my dear students. I'm Prakriti Kapoor and I welcome you on this channel We Assist You Kapoor. और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 न्यू लर्निंग टू कम्युनिकेट के चैप्टर 7 के बारे में, जिसका नाम है मिस्टर इमेजिनेशन। मिस्टर इमेजिनेशन एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही रियलिस्टिक चैप्टर है, और आप में से बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि इस चैप्टर को मैं कवर करूं, तो आज मैं इस चैप्टर को लेकर आई हूं आपके लिए। और चलिए शुरू करते हैं, और मैं आपको इस चैप्टर को ऐसे ही समझाऊंगी कि इसे हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी और साथ ही साथ इसका डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी कवर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मतलब क्या होता है? इमेजिनेशन मतलब कुछ ऐसा जो आप कहते हैं ना, कुछ आप विजुलाइज करते हो, कुछ आप सोचते हो जो रियल नहीं होता बट आप सोच रहे होते हो, राइट? तो यहाँ पर हम इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। Have you heard the saying, a book is a device to ignite the imagination? क्या आपने कभी सुना है कि एक बुक एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपकी इमेजिनेशन को, आपकी किसी भी चीज़ को सोचने की शक्ति को एकदम से बढ़ा देती है। Great writers know how to take their readers along on imaginary journeys that are amazing and exciting. तो जो बड़े बड़े लेखक हुआ करते थे, बड़े बड़े राइटर हुआ करते थे, उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि किस तरह से अपने रीडर्स को, अपने पढ़ने वाले लोगों को एक इमेजिनेशन की जर्नी पर ले जाना है। मतलब किस तरीके से उन्हें नई नई चीज़ें सोचने पर मजबूर करना है, जो कि बहुत अमेजिंग है और बहुत ही एक्साइटिंग भी। हेयर्स अ बायोग्राफी ऑफ जूल्स वर्न। तो यहाँ पर जूल्स वर्न एक व्यक्ति हैं, उनकी बायोग्राफी हम पढ़ने वाले हैं। द 19th सेंचुरी फ्रेंच राइटर, वो एक लेखक थे और ये 19th सेंचुरी में जो है एग्जिस्ट करते थे। हु सेंट हिज कैरेक्टर 20,000 लीग्स अंडर द सी, जिन्होंने अपनी बुक्स में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिसमें ऐसी बातें, इस तरह का डिस्क्रिप्शन है कि उन्होंने पढ़ने वालों को सही सी के नीचे, समुद्र, नदियों समुद्रों के नीचे जो है 20,000 नीचे फीट तक नीचे ले जाकर इमेजिनेशन में बहुत कुछ दिखाया है। ऑन अ जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बुक्स में अर्थ के सेंटर की जर्नी भी करा दी है। यानी इस लेवल का इमेजिनेशन दिया है कि लोग जो हैं ये फील करते थे कि हम सच में वहाँ पहुँच गए। एंड अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, और उन्होंने अपने रीडर्स को पूरी दुनिया 80 दिन में घुमा दी है। कैसे घुमाई है? रीडिंग के थ्रू, अपनी राइटिंग्स के थ्रू। ठीक है, पढ़ते हैं इसको क्या लिखा है। देयर वर वेरी फ्यू प्लेसेस इन द वर्ल्ड दैट जूल वर्न द राइटर डिड नॉट विजिट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस दुनिया में ऐसी बहुत कम जगह है जहाँ पर जूल वर्न, ये जो राइटर हैं, ये नहीं जा पाए। ही वेंट अराउंड द वर्ल्ड 100 times और मोर, वो पूरी दुनिया घूम चुके हैं 100 बार से ज़्यादा। ठीक है, वंस ही डिड इट इन 80 डेज, एक बार तो वो पूरी दुनिया 80 दिन में ही घुम आए थे। 80 दिन क्या ही होता है बताओ? एक महीने में 30 दिन होते हैं, 2 महीने में 60 डेज होते हैं, और 3 महीने में 90 डेज होते हैं। यानी 3 महीने से कम में कोई इंसान क्या पूरी दुनिया घूम सकता है? लेकिन जूल वर्न्स जी घूम सकते हैं। कैसे? अपनी राइटिंग्स के थ्रू, अपनी इमेजिनेशन के थ्रू, सोचते हुए, अपने विचारों के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है अनहर्ड ऑफ इट इन द 19th सेंचुरी ही वॉयज्ड 60,000 माइल्स अंडर द सी। बताया जा रहा है कि 19वीं सदी में जब जूल्स वर्न का समय चल रहा था, उस समय इतनी सारी डिस्कवरीज नहीं हुई थी। कोई भी समुद्र के नीचे नहीं गया था, किसी को पता नहीं था कि नीचे क्या होगा। उस समय उन्होंने जो है 60,000 माइल्स, 60,000 मील्स नीचे तक की जर्नी अपने रीडर्स को करा दी थी। उनकी इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग थी कि वो इतनी सारी चीज़ें बताते थे कि इंसान सोचने लगे कि हाँ, शायद पानी के नीचे सच में ऐसा होगा। ठीक है, whisked around the moon, explored the center of the earth and chatted with the natives in Australia. Whisked का मतलब होता है to move very quickly. Whisked का मतलब क्या होता है? To move very quickly. वो जो थे चांद पे भी बहुत तेज़ी से घूम कर आ चुके हैं। मतलब इमेजिनेशन में तो इंसान कुछ भी सोच सकता है ना, तो वो चांद पर भी बहुत तेज़ी से घूम कर आ चुके हैं। एक्सप्लोर द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो अर्थ के सेंटर को एक्सप्लोर कर चुके हैं। मतलब कि
अर्थ के अंदर भी जा चुके हैं कि अंदर क्या है, वहाँ भी जाकर वो सब कुछ सर्च कर चुके हैं, एक्सप्लोर कर चुके हैं, ढूंढ चुके हैं। एंड चैटेड विद द नेटिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ तक कि जो ऑस्ट्रेलिया के नेटिव्स यानी कि रहवासी, रहने वाले लोग, जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले लोग हैं, उनसे बातें भी कर चुके हैं हमारे जूल वर्न्सटी। तो ये एक बहुत अच्छे राइटर हैं जो कि बहुत सारा इमेजिनेशन करते हैं और अपने रीडर्स को भी बहुत ज़्यादा इमेजिन करवाते हैं। Jules Verne, the man was a stay-at-home. He was more apt to be tired from writer's cramp than from traveling. तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि जो जूल वर्न्स है एक ऐसे व्यक्ति हैं, ये जो ज़्यादातर घर पे रहते हैं। वो एप्ट का मतलब है ही वॉज मोर लाइकली टू टायर्ड फ्रॉम राइटर्स क्रैम्प। वो कहा जा रहा है कि वो लिखते लिखते उनके हाथ में दर्द हो जाता है, वो लिखते लिखते थक जाते हैं, दैन फॉर ट्रैवलिंग, यानी उनको ट्रैवलिंग करना ज़्यादा पसंद है लिखने से। हालांकि देखा जाए तो जूल वर्न्स क्या है, एक राइटर हैं, तो उनको राइटिंग ज़्यादा पसंद होनी चाहिए, लेकिन उनको राइटिंग से भी ज़्यादा क्या पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है। ठीक है। ही डिड मेक अ फ्यू विजिट टू यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका। उन्होंने यूरोप में और नॉर्थ अफ्रीका में ट्रैवल किया हुआ है। एंड ही मेड 1 6 वीक टूर ऑफ न्यूयॉर्क स्टेट, और यहाँ तक कि वो एक बार 6 हफ्तों का, 6 वीक्स का यानी 6 हफ्तों का एक टूर भी करके आ चुके हैं। कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। बट दैट वॉज ऑल, ही स्पेंड लेस देन 1 of his 77 years रियली ट्रैवलिंग। और बताया जा रहा है कि दैट वॉज ऑल, बस इतना ही उन्होंने ट्रैवल किया है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 77 ईयर्स की लाइफ उन्होंने जी, 77 साल की ज़िंदगी में 1 साल से कम ऐसा समय रहा होगा जब वो ट्रैवलिंग कर रहे होंगे, यानी रियलिटी में वो ट्रैवलिंग नहीं करते। जूल वर्न्स एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रियल में कभी ट्रैवल नहीं करे, लेकिन उन्होंने अपनी इमेजिनेशन में बहुत जगह ट्रैवल किया है। इसीलिए स्टार्टिंग में कहा जा रहा था कि वो 80 दिनों में ही पूरी दुनिया का चक्कर लगा कर आए, क्योंकि वो उन्होंने अपनी इमेजिनेशन में, अपने विचारों में किया था, रियलिटी में नहीं। येट ही वॉज अ वर्ल्ड्स मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी टूरिस्ट, और हमें बताया जा रहा है कि वो दुनिया के सबसे एक्स्ट्रॉर्डनरी टूरिस्ट हैं और इन्होंने बहुत सारा ट्रैवलिंग किया हुआ है। His books are crowded with hunting and fishing expeditions. उनकी जो किताबें हैं, जो किताबें वो लिखते हैं, उसमें बहुत सारे expeditions हैं। expeditions मतलब होता है शॉर्ट जर्नीज, छोटी छोटी ट्रैवलिंग्स जो आपको बहुत खुशी देती है, बहुत इन्जॉयमेंट देती है, जो बहुत प्लेजर देती है। तो उनकी किताबों में हंटिंग फिशिंग के ट्रैवलिंग स्टोरीज बहुत ज़्यादा हैं। जूल्स एक्चुअली वेंट हंटिंग ओनली वंस, जबकि रियलिटी में जूल्स ने सिर्फ एक बार ही हंटिंग की है, लेकिन उनकी किताबों में हंटिंग का इतना ज़्यादा जिक्र है जैसे लगता है कि वो हंटिंग के शौकीन होंगे। हंटिंग यानी कि शिकार करना। देन ही रेज हिज गन एंड शॉट ऑफ द गेम वार्डन्स हैट। फिर उन्होंने अपनी गन निकाली और उसके बाद उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के हार्ट पे शूट किया जो एनिमल्स का ध्यान रखता है। वार्डन का मतलब होता है ध्यान रखने वाला व्यक्ति, और वार्डन यहाँ पर किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, एनिमल्स के लिए। वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने वाले एरिया में जो वार्डन्स होता है उसके हार्ट को शूट किया। द ओनली फिश ही हैज़ एवर कॉट वॉज ऑन अ प्लेट एट द एंड ऑफ अ फॉर्क। और ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी बुक्स में बहुत बार फिशिंग का जिक्र किया है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में उन्होंने आज तक कभी फ़िश नहीं पकड़ी। फ़िश उन्होंने सिर्फ तब पकड़ी है जब उनकी प्लेट में उनके कांटे वाले फोक, कांटे वाले चम्मच के एंड में जो फ़िश लगी होती ना, बनी हुई खाने वाली फ़िश, वही पकड़ी है, और कभी कोई फ़िश नहीं पकड़ी। लेकिन अपनी बुक्स में इस तरह से जिक्र करते हैं जैसे उन्होंने बहुत सारी फ़िशिंग की हो। ही नेवर हेल्ड अ टेस्ट ट्यूब इन हिज हैंड। उन्होंने अपने हाथ में कभी भी टेस्ट ट्यूब नहीं पकड़ा। टेस्ट ट्यूब क्या होता है, लेबोरेटरीज में जो टेस्टिंग की जाती है अलग अलग केमिकल्स के साथ, उसे ही कहते हैं। उन्होंने कभी अपने हाथों में टेस्ट ट्यूब नहीं पकड़ा। बट ही वॉज एन इंस्पिरेशन टू द साइंटिस्ट इन द लेबोरेटरी। लेकिन इस दुनिया के बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनकी वो इंस्पिरेशन बने हैं। वो अपनी कहानियों में इतना कुछ लिखते हैं लेबोरेटरी के बारे में, लेकिन रियलिटी में उन्होंने कभी भी कोई टेस्ट ट्यूब भी हाथ में नहीं पकड़ा हुआ है। लॉन्ग बिफोर द रेडियो वॉज इन्वेंटेड ही हैड टीवी वर्किंग इन हिज बुक्स। बहुत पहले जब रेडियो का आविष्कार भी नहीं हुआ था, उस समय ही उनकी किताबों में टीवी का जिक्र होता था। सोचो, रेडियो नहीं था तो टीवी भी तो नहीं होगा, लेकिन जब टीवी रेडियो नहीं था उस समय से उनकी किताबों में टीवी जैसे इंस्ट्रूमेंट का जिक्र होता था। यानी उनकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग थी कि आने वाले समय में जो चीज़ें इन्वेंट हुई उसका जिक्र उन्होंने पहले ही कर रखा था। राइट। यहाँ पर लिखा हुआ है हिज नेम
फॉर इट वॉज फोनो टेलीफोटो। तो जो टीवी के बारे में वो जिक्र करते थे अपनी बुक्स में, तो उनको उनका नाम तो पता नहीं था कि टीवी तो बाद में इन्वेंट हुआ, टीवी का नाम टीवी तो बाद में पड़ा, तो वो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या रखते थे, फोनो टेलीफोटो। ठीक है, फोनो टेलीफोटो नाम रखते थे अपनी टीवी वाले इंस्ट्रूमेंट का। He had helicopters 50 years before the Wright brothers flew their first plane at Kitty Hawk. राइट ब्रदर्स का नाम आपने सुना होगा। राइट ब्रदर्स एक ऐसे ब्रदर्स हैं जिन्होंने एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर जैसी चीज़ों का आविष्कार किया जो फ्लाइंग से रिलेटेड है बेसिकली। तो उन्होंने जब तक अपने पहली बार उन्होंने अपनी उड़ान भी नहीं भरी थी, जब तक उन्होंने इन्वेंशन भी नहीं किया था, उसके पहले से ही जो हमारे जूल वर्न्स जी हैं वो अपनी कहानी की किताबों में हेलीकॉप्टर उड़ाते रहे हैं। ठीक है, इन फैक्ट देयर वॉज वेरी फ्यू वंडर्स ऑफ द 20th सेंचुरी दैट दिस मैन ऑफ 19th सेंचुरी डिड नॉट फोरसी। और कहा जा रहा है कि ऐसी बहुत ही कम चीज़ें हैं जो कि 20वीं सदी में यानी 20th सेंचुरी में इन्वेंट हो गई हैं, जिसके बारे में फोरसी का मतलब जिसके बारे में आगे मतलब एक कह सकते हैं जिसके बारे में इमेजिन नहीं कर पाए थे जूल वर्न्स। यानी कि हमसे कहा जा रहा है कि कोई ऐसी चीज़ होगी जिसको जूल वर्न इमेजिन ना कर पाए हों। इसके पहले कोई चीज़ इन्वेंट हुई वो तो बाद में हुई, लेकिन जूल वर्न्स उसको इमेजिन पहले ही करते रहे थे। ठीक है, in his stories, you can read about neon lights, moving sidewalks, air conditioning, skyscrapers, guided missiles, tanks, electrically operated submarines and airplanes. उस समय जब कुछ भी इन्वेंशंस नहीं हुए थे, वो बहुत सारी चीज़ों का जिक्र करते थे, जैसे नियॉन लाइट्स का, मूविंग साइडवॉक्स का जिक्र किया उन्होंने। ठीक है, यानी कि फ्लैट पार्ट ऑफ द साइड ऑफ अ रोड फॉर पीपल टू वॉक ऑन, यानी एक तरीके के फुटपाथ की बात आप कर सकते हो। फुटपाथ का जिक्र किया जब तक वो था भी नहीं। ठीक है, एयर कंडीशंस बहुत बाद में इन्वेंट हुए, लेकिन जूल वर्न्स ने उसका डिस्क्रिप्शन अपनी कहानी की किताबों में पहले ही दिया हुआ था। स्काई क्रैपर्स यानी कि बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स का जिक्र किया। गाइडेड मिसाइल्स, जो मिसाइल्स आज बन रही हैं उसका जिक्र जूल वर्न्स 19वीं सदी में करते रहे। टैंक्स, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड सबमरीन्स, है ना, पनडुब्बी, सबमरीन्स का मतलब होता है पानी के नीचे ट्रैवल करने वाली एक तरीके की इंस्ट्रूमेंट होता है जो पानी के नीचे ट्रैवल करता है। ठीक है, और एरोप्लेन्स, जब ये सब बना भी नहीं था तभी सब अपनी किताबों में इनका जिक्र करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जूल वर्न्स एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो उन चीज़ों को इमेजिन करते रहे जो बाद में इन्वेंट हुई है। ठीक है, Many people took his ideas seriously. बहुत सारे लोगों ने उनके आइडिया को सीरियसली लिया। One reason was that he एक मिनट, हाँ, वन रीज़न वॉज दैट ही रोट अबाउट दीज मार्वल्स इन सच एग्जैक्ट डिटेल्स। तो बहुत सारे लोग उनके आइडियाज़ को सीरियसली लेते थे, और इसका एक कारण ये भी था कि वो इन मार्वल्स का मतलब होता है वंडरफुल चीज़ें, बहुत वंडरफुल चीज़ें। तो वंडरफुल चीज़ों के बारे में बहुत एग्जैक्टली डिटेल में एक्सप्लेन करते थे। लर्नड मैन वुड आर्ग्यू विद हिम, experts in mathematics would spend weeks checking his figures। तो जो पढ़े लिखे लोग होते थे, जो बहुत नॉलेजेबल, लर्नड है यानी बहुत नॉलेजेबल हैं, वो कई बार जूल वर्न्स के साथ आर्ग्यू करते थे। आर्ग्यू का मतलब एक डिबेट करते थे, उनसे जानने की कोशिश करते थे कि जूल वर्न क्या सोचते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स वुड स्पेंड वीक्स चेकिंग हिज फिगर्स। जो मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट्स थे वो हफ्तों लगा देते थे ये चेक करने में कि इन्होंने जो भी डिटेल्स दिया है किसी भी चीज़ के बारे में वो कैसे दिया, वो फिगर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मतलब वो इतने अप्रोप्रिएट फिगर्स देते थे कि मैथमेटिशियंस उसको चेक करते थे और हैरान होते थे कि कैसे ये कर लेते हैं काम। ठीक है, When his book about going to the moon was published, 500% volunteered for next expedition। जब उनकी एक किताब छपी जिसका नाम था गोइंग टू द मून, है ना, गोइंग टू द मून एक बुक छपी थी उनकी, उस बुक के पढ़ने के बाद लगभग 500 लोग जो हैं रेडी हो गए कि हम जो हैं मून पर जाएंगे, यानी कि मून पर जाने का जो एक एक्सपेडिशन है, एक ट्रैवलिंग है, उसको ज्वाइन करने के लिए रेडी हो गए। यानी कि उन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, इस तरीके से लोगों को मोटिवेट किया कि लोग मून पे जाने को रेडी थे उनके उस बुक को पढ़ने के बाद। ही इंस्पायर्ड मैनी फेमस पीपल, एडमायरल रिचर्ड ई बार्ड। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया है। किसने? ये जूल वर्न नाम के व्यक्ति ने, जो कि एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं।
जैसे कि उन्होंने एडमायरल रिचर्ड ई बर्ड को बहुत मोटिवेट किया। रिटर्निंग फ्रॉम हिज फ्लाइट अक्रॉस द नॉर्थ पोल, जब वो नॉर्थ पोल से एडमायरल वापस आ रहे थे तो वो जो है जूल वर्न्स को जो है कहते हैं कि जूल वर्न्स उनके गाइड रहे। क्या कहा उन्होंने? सेड दैट जूल वर्न हैड बीन हिज गाइड। उन्होंने बताया कि वो उनकी किताबों को पढ़ते रहे और जूल वर्न उन्हें गाइड करते रहे। साइमन लेक, father of modern submarine, wrote in his first sentence of his autobiography, Jules Verne was the director general of my life. इसके अलावा एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है साइमन लेक। साइमन लेक एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबमरीन का आविष्कार किया था। सबमरीन क्या होता है? पानी के अंदर चलने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, एक तरीके की शिप ही मान लो जो पानी के अंदर चलती है। वैसे तो शिप पानी के ऊपर चलती है लेकिन सबमरीन पानी के अंदर चलती है। तो उन्होंने सबमरीन का आविष्कार किया था। और जब उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा जिसमें अपने बारे में लिखा जाता है, तो उन्होंने जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तो उसमें भी उन्होंने जूल वर्न का जिक्र किया। और क्या लिखा? कि जूल वर्न वॉज द डायरेक्टर जनरल ऑफ माई लाइफ, कि जूल वर्न मेरी जिंदगी के डायरेक्टर जनरल थे। ही स्टार्टेड मैनी अदर मैन थिंकिंग। उन्होंने बहुत सारे लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। किसने? जूल वर्न ने। अमंग देम were the inventor of helicopter and the creator of the telegraph। और इसी में हेलीकॉप्टर के इन्वेंटर और टेलीग्राफ के इन्वेंटर भी आते हैं, क्योंकि जब उन्होंने जूल वर्न की बुक्स पढ़ी तो उन्हें लगा अच्छा ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है क्या, और फिर उन्होंने उस चीज़ को इन्वेंट किया। ठीक है, तो ये बहुत सारे लोगों की लाइफ में इंस्पिरेशन बने, इंस्पायर करने वाले व्यक्ति बने। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। वर्न्स फर्स्ट बुक वॉज 5 वीक्स इन अ बलून। तो वर्न की जो पहली किताब थी ना उसका नाम था 5 वीक्स इन अ बलून, एक गुब्बारे के अंदर 5 हफ्ते। ठीक है। 15 पब्लिशर लुक्ड एट इट एंड द 15 सेंट इट बैक। 15 पब्लिशर्स ने उसे पढ़ा और उन्होंने कहा नहीं भैया नहीं छापेंगे, और वापस भेज दिया। इन अ रेज जूल फ्लंग्ड इट इनटू द फायर। रेज का मतलब होता है गुस्सा। तो 15 लोगों से रिजेक्ट होने के बाद जूल वर्न को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में आकर अपनी किताब को आग में फेंक दिया। फ्लंग इट इनटू फायर मतलब आग में फेंक दिया। हिज वाइफ रेस्क्यूड इट। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, सेव करना। तो उसकी वाइफ ने किसी तरह उस कॉपी को, उस बुक को बचाया एंड मेड हिम प्रॉमिस ही वुड ट्राई वंस मोर। और जूल वर्न से वादा करवाया कि एक बार फिर ट्राई करो। 15 लोगों ने रिजेक्ट किया है ना, 16वां तो कोई ना कोई तो होगा जो एक्सेप्ट करेगा, एक बार और ट्राई करो। सो ही ट्रक्ड द स्लाइटली चार्ड मैन्युस्क्रिप्ट अंडर हिज आर्म। इसके बाद जूल वर्न क्या करते हैं, जो यहाँ पर लिखा ना चार्ड क्या होता है, जो बुक थी हल्की सी जल गई थी, थोड़ी सी ब्लैक हो गई थी, उसमें एशेस आ गए थे, तो वो क्या करते हैं कि अपने बुक को जो है मैन्युस्क्रिप्ट को अपने हाथों के नीचे दबाकर, है ना, धीरे से लेके जा रहे हैं जली हुई बुक को। ही वेंट टू शो इट एट वन लास्ट पब्लिशर। उन्होंने जैसा कि अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया था, वो एक और पब्लिशर के पास जाते हैं और उनको अपनी बुक दिखाते हैं। द मैन नेम्ड प्योरी हेड्जल। जिस व्यक्ति को उन्होंने अपनी बुक दिखाई थी उसका नाम था प्योरी हेड्जल। जूल वेटेड नर्वसली वाइल द मैन रीड द बुक थ्रू। जूल बाहर इंतजार करते रहे और वो व्यक्ति उस किताब को पढ़ता रहा। फाइनली हेड्जल सेड ही वुड पब्लिश इट। और फाइनली हेड्जल जो किताब को पढ़ रहे थे, जो पब्लिशर थे, वो रेडी हो गए। उन्होंने कहा कि वो उसको पब्लिश करेंगे इफ जूल वुड री राइट इट इन द फॉर्म ऑफ नोवेल। और उन्होंने ये भी कहा कि वो इस बुक को तभी पब्लिश करेंगे जब जूल इस बुक को एक नोवेल के फॉर्म में फिर से लिखेंगे, क्योंकि ये जो बुक है वो काफ़ी ज़्यादा बर्न्ड हो गई है, तो उसको ऐसे पब्लिश करना डिफिकल्ट होगा। इन 2 वीक्स जूल्स हैड डन सो। और 2 ही हफ्तों में जूल्स ने इसको पूरा नोवेल के फॉर्म में फिर से लिखा। 5 वीक्स इन अ बलून बिकेम अ बेस्ट सेलर। और यहाँ पर 15 लोगों से रिजेक्ट होने के बाद एक 16 पब्लिशर ने उसे पब्लिश किया था, और 5 वीक्स इन अ बलून ये जो बुक है ये एक बेस्ट सेलर बनी, मतलब बेस्ट, बहुत अच्छी, ज़्यादा बहुत बिकने वाली किताब बन गई। इट वॉज ट्रांसलेटेड इंटू एवरी ग्रेट लैंग्वेज। तो इसका ट्रांसलेशन किया गया, इसे में चेंज किया गया इस बुक को लगभग सभी बड़ी बड़ी भाषाओं में। एट द एज ऑफ 34 जूल वर्न वॉज फेमस। और सिर्फ 34 ईयर्स के थे जूल वर्न जब वो फेमस हो चुके थे।
ठीक है, आगे देखते हैं। वर्न साइड कॉन्ट्रैक्ट विथ हेडजेल। अब यहाँ पर जैसा कि वादा किया गया था, वर्न ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हेडजेल के साथ। ही प्रॉमिस टू प्रोड्यूस 2 नॉवल अ ईयर, और उसने वादा किया कि वो हर साल कम से कम 2 नॉवल लिख के देंगे। ही डिड इट, ही सॉरी दिस ही डिड, और ये उन्होंने किया। इन हिज 40 ईयर्स करियर ही वॉज एक्चुअली टू राइट मोर देन 100 बुक्स। तो उन्होंने ये भी डिसाइड किया था कि वो अपने 40 साल के करियर में 100 से ज़्यादा किताबें लिखेंगे, ठीक है। Perhaps the best known of all his book is Around the World in 80 Days। लेकिन शायद ये भी कह सकते हैं हम कि उनकी जो जो जितनी भी बुक्स थी उसमें से सबसे ज़्यादा फेमस बुक जो रही वो थी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, कि पूरी दुनिया की चक्कर लगाना 80 दिनों में। इन फर्स्ट अपीयर्ड एज अ सीरियल, तो इट फर्स्ट अपीयर्ड एज अ सीरियल, तो स्टार्टिंग में इस बुक को एज अ सीरियल पब्लिश किया गया, जैसे टीवी सीरियल्स होते हैं ना, उसी तरह पब्लिश किया गया। इन पेरिस न्यूज़पेपर, तो ये पेरिस के न्यूज़पेपर में एक सीरियल की तरह पब्लिश किया गया। इट्स हीरो हैड मेड अ बेट दैट ही कुड सर्कल द ग्लोब इन 80 डेज। अब इस बुक का कहानी क्या था कि इसका जो हीरो था इस बुक में जो हीरो था उसने ये वादा किया था, उसने एक शर्त लगाई, बेट का मतलब होता है शर्त लगाना। उसने ये शर्त लगाई थी कि वो पूरे ग्लोब का, पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेगा, कितने दिनों में, 80 दिनों में। एंड हिज प्रोग्रेस अरोज ग्रेट इंटरेस्ट, और वो चक्कर लगा पाएगा कि नहीं लगा पाएगा इस बात को लेकर ऑडियंस में बहुत क्यूरियोसिटी थी और उनको बहुत इंटरेस्ट आ रहा था इस चीज़ में, ठीक है। इन एवरी कंट्री ऑफ यूरोप पीपल मेड बेट्स ऑन वेदर द इमेजिनरी मिस्टर फॉग वुड अराइव लंदन इन टाइम टू विन हिज बेट। पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में, यूरोप एक कंट्री है उधर, पूरे यूरोप में इस बात पे शर्त लग रही थी कि क्या इस कहानी के जो एक इमेजिनरी है ना, एक मनगढ़ंत, रियल नहीं है, इमेजिनेशन का एक कैरेक्टर है मिस्टर फॉग, क्या वो लंदन पहुंच पाएंगे, क्या वो अपनी लगाई हुई शर्त को जीत सकेंगे। वर्न केप्ट द पॉपुलर इंटरेस्ट अलाइव, और वर्न ने क्या किया, इनके इंटरेस्ट को, जो लोगों को इंटरेस्ट आ रहा था इसमें, उसको जिंदा रखा। हिज हीरो रेस्क्यूड अ विडो फ्रॉम द डेथ एंड फेल इन लव विद हर, और यहाँ पर मिस्टर फॉग जो इस कहानी में अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज के हीरो हैं, इनको क्या होता है, एक विडो एक ऐसी लेडी होती है जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी हो, तो ऐसे विडो को रेस्क्यू किया, यानी बचाया, किसी मुसीबत से बचाया, फ्रॉम द डेथ मतलब वो मरने वाली थी, उसको बचाया, एंड फेल इन लव विद हर, और उसको इस मिस्टर फॉग को उस विडो लेडी से प्यार हो गया। ही वॉज अटैक्ड बाई इंडियंस वाइल क्रॉसिंग द अमेरिकन प्लेन्स, और जब वो अमेरिकन प्लेन्स को क्रॉस कर रहे थे तो उनके ऊपर अटैक किया इंडियंस ने। अराइविंग इन न्यूयॉर्क ही सॉ द शिप दैट वॉज टू टेक हिम टू इंग्लैंड डिसअपियर्ड ओवर द होराइजन विदाउट हिम, और जब वो पहुंचे कहाँ, जब वो पहुंचे जब वो न्यूयॉर्क पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जिस शिप से उनको इंग्लैंड जाना था वो शिप जो है अब गायब हो चुकी है, दिख नहीं रही है, और उनके बिना वो शिप जा चुकी है। तो इस तरह की कुछ बातें उस किताब के अंदर लिखी गई थी, जिसका थोड़ा थोड़ा पार्ट हमें यहाँ पर बताया जा रहा है। ऑल द बिग steamship companies offered one large sum of money if he would put Mr. Fogg in one of their ships। अब बड़ी बड़ी जो स्टीम शिप्स थी, जो स्टीम से चलने वाली शिप थी, उनकी कंपनियों ने मिस्टर वर्न को, जो जूल वर्न है, उनको बहुत पैसा दिया कि आप मिस्टर फॉग, जो आपके इमेजिनरी एक हीरो हैं, इनको हमारी शिप से भेजिए, यानी कि आप अपनी स्टोरी में हमारी शिप का नाम ले लीजिए एक बार, क्योंकि जैसे ही आप हमारी शिप का नाम लेंगे आपके इतने सारे रीडर्स हैं, उनको समझ में आएगा कि हमारी कंपनी बहुत अच्छी है और हमारा एडवर्टीजमेंट होगा, हमारा प्रचार प्रसार होगा और हमारे शिप की बिक्री बढ़ जाएगी, है ना। तो सब लोग उनको बहुत पैसे दे रहे थे कि आप हमारी शिप का नाम ले लीजिए। द ऑथर रिफ्यूज्ड, लेकिन ऑथर ने मना कर दिया। इंस्टेड द फॉग चार्टर्ड अ शिप। अब यहाँ पर इसके अलावा उन्होंने मना करके मिस्टर फॉग जो थे उस शिप से नहीं गए, और उन्होंने चार्टर का मतलब होता है एक रेंट पे शिप ली, ठीक है, किराए पर एक शिप ली। एज अ वर्ल्ड हेल्ड इट्स ब्रेथ, तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है क्योंकि लोग जो थे बहुत एंग्शियस थे, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, लोगों की सांसें थमी हुई थी कि मिस्टर फॉग पहुंचेंगे कि नहीं, तो उन्होंने मिस्टर फॉग को लंदन पहुंचा दिया। ओनली मिनट टू स्पेयर, मिस्टर फॉग रीच लंदन विद ओनली मिनट टू स्पेयर। फाइनली एक लास्ट मोमेंट पे मिस्टर फॉग जो हैं अपने
लंदन में पहुंच जाते हैं, जैसा कि उन्होंने शर्त लगाया था। मैनी ऑफ वर्न्स अदर बुक वर सेट इन फ्यूचर। इसके अलावा मिस्टर वर्न की बहुत सारी किताबें हैं जो फ्यूचर बेस्ड हैं, जिसमें फ्यूचर का जिक्र किया गया है। इन दीज स्टोरीज पीपल मेड सिंथेटिक डायमंड्स एंड डेवलप अ कन्वर्टेबल ऑटोमोबाइल्स, शिप, हेलीकॉप्टर, प्लेन्स। और उन पर्टिकुलर जो स्टोरीज लिखी हैं उन्होंने फ्यूचर वाली, उसमें सिंथेटिक डायमंड्स की जिक्र किया गया है, यानी कि नकली डायमंड जो इंसान ने बनाए हों। एडी कह सकते हो आप, अमेरिकन डायमंड्स कह सकते हो, जो आजकल बन भी रहे हैं। ठीक है। उन्होंने जो है कन्वर्टेबल ऑटोमोबाइल्स, शिप, हेलीकॉप्टर, प्लेन्स, बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स के बारे में जिक्र किया जो कन्वर्ट हो जाते थे। जैसे कार से वो प्लेन बन जाएंगे, एरोप्लेन बन के उड़ने लगेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, तैरने लगेंगे। तो ऐसे ऐसे ऑटोमोबाइल्स का जिक्र किया था। हेलीकॉप्टर का जिक्र किया था उन्होंने। दे रिसीव न्यू फ्लैश ऑन टेलीविजन, वर्क इन जाइंट स्काई क्रैपर एंड रॉड टू वर्क ऑन हाईवे मच लाइक द वन वी राइट टुडे। इसके अलावा उन्होंने टेलीविजन उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से टीवी पर न्यूज़ चलेगी। जैसे आज टीवी पे न्यूज़ चलती है ना, पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन जब ऐसा नहीं होता था तभी जूल वर्न्स ने इस बात को लिख दिया था कि टीवी पर न्यूज़ चलेगी। ठीक है। और बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, स्काई क्रैपर्स यानी मतलब स्काई स्क्रैपर्स मतलब होता है बहुत बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स होंगी, और यहाँ तक कि हाईवेज होंगे जो आज के टाइम पर हैं, एकदम उसी तरीके के हाईवेज का जिक्र किया था। इट इज़ हार्ड टू बिलीव दैट द बुक्स वर रिटन नियरली 100 years ago। और ये भरोसा करना बहुत डिफ़िकल्ट है कि ये जो बुक है 100 साल पहले लिखी गई है। 100 साल पहले तो आज जो कुछ भी चीज़ें हैं वो कुछ भी नहीं थी, तब ये किताब लिखी गई थी। जूल वर्न्स लास्ट ईयर वॉज नॉट हैप्पी वंस। लेकिन जूल वर्न्स के अंतिम दिन बहुत खुशी भरे नहीं रहे। ही लिव्ड सच एन आइसोलेटेड लाइफ दैट मैनी गॉसिप्स। देखो, उन्होंने आइसोलेटेड लाइफ जी। आइसोलेटेड का मतलब बहुत ही सेपरेट, बहुत ही अकेली ज़िंदगी उन्होंने जी, और लोगों ने उनके बारे में बहुत गॉसिप किया। गॉसिप का मतलब क्या होता है? जो दूसरों के बारे में, दूसरों की पर्सनल लाइफ के बारे में जो लोग नहीं इधर उधर की बातें बनाते हैं, गॉसिप्स की। सेट देयर वॉज नो सच पर्सन एज जूल वर्न्स। बहुत लोगों ने यहाँ तक कि ये भी कहा कि जूल वर्न्स जैसा कोई व्यक्ति था ही नहीं। What was the worse? The thinkers of the time began to sneer at him and his ideas. तो what was, इससे बुरा क्या ही हो सकता है? हमें कहा जा रहा है कि इससे बुरा क्या ही हो सकता है कि जो thinkers of the time to sneer, मतलब जो उस समय इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को इमेजिन करने वाला एक बंदा था, उस बंदे पे लोग स्नीयर कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं और उसके आइडियाज़ पे हंस रहे हैं। तो इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता था। His last novels filled with fear for the world future। और इसीलिए जूल वर्न्स ने अपनी एक आखिरी नॉवल लिखी थी जिसमें उन्होंने डर दिखाया था। किसके लिए? इस दुनिया के लिए। उन्होंने कहा था इस दुनिया का जो फ्यूचर होगा वो खतरनाक हो सकता है। रिफ्लेक्ट्स हिज अनहैप्पीनेस, जो इस बात को दर्शाती थी कि जूल वर्न्स दुखी हैं। अपने दुख को दिखाने के लिए उन्होंने वर्ल्ड को, आने वाले वर्ल्ड के फ्यूचर को खतरे में दिखाया था। नियरली ब्लाइंड एंड इल। अब जैसे जैसे वो बूढ़े होने लगे उनकी देखने की क्षमता कम होने लगी, ब्लाइंड होने लगे, बीमार होने लगे। वर्न डाइड इन 1905। तो वर्न की आखिरकार मौत हो गई 1905 में। द वर्ल्ड मॉर्न्ड हिम, और पूरी दुनिया ने इसका दुख मनाया। मॉर्न का मतलब होता है दुखी होना। वन न्यूज़पेपर रोट, उनके मरने के बाद एक न्यूज़पेपर में लिखा गया, द ओल्ड स्टोरी टेलर इज डेड, इट इज़ लाइक द पासिंग ऑफ सेंटा क्लॉज। तो एक न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में क्या आया कि एक बहुत पुराना कहानी सुनाने वाला व्यक्ति अब नहीं रहा, और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि सेंटा क्लॉज की डेथ हो गई हो। उनको सेंटा क्लॉज से क्यों कंपेयर किया जा रहा है? क्योंकि सेंटा क्लॉज भी खुशियाँ बांटते थे, सरप्राइज देते थे, नई नई चीज़ें हमें देते थे, बच्चों को खुश करते थे, सबको खुश करते थे। इसी तरीके से जूल वर्न्स भी एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत सरप्राइज देते थे, नई नई चीज़ों के बारे में बताते थे, और अब वो नहीं रहे तो उनको सेंटा क्लॉज के साथ कंपेयर किया गया। जूल वर्न हैड लिव्ड टू सी मैनी ऑफ हिज फैंसीज कम ट्रू। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जूल वर्न्स नहीं रहे, लेकिन अगर वो रहते तो वो देखते कि उन्होंने जो चीज़ें इमेजिन की थी वो सब सच हो गई हैं। बट दिस हैड नॉट सरप्राइज फॉर हिम। उन्होंने कुछ चीज़ें तो देखी भी हैं उनके आंखों के सामने जो बन गई, लेकिन उनको कभी भी इस चीज़ पर सरप्राइज नहीं हुआ, वो कभी भी इस चीज़ को लेकर शॉक्ड नहीं हुए। फॉर ही हैड वंस सेड,
क्योंकि जूल वर्न्स ने एक बार कहा था। अब देखो, जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अपनी लाइफ पे हमेशा इसे इम्प्लीमेंट करना, आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। देखो क्या कह रहा है, उन्होंने एक बार कहा था, वॉट वन मैन कैन इमेजिन अनदर मैन कैन डू। उन्होंने कहा एक व्यक्ति जिस चीज़ को इमेजिन कर सकता है, कोई ना कोई व्यक्ति उस चीज़ को सच भी कर सकता है। तो इन्होंने जो कुछ भी इमेजिन किया वो आज सच्चाई में बदल चुका है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को इमेजिन कर पा रहे हैं तो वो रियलिटी में ज़रूर कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जॉर्ज सॉरी यहाँ पर जिसने इसे लिखा है उनका नाम है जॉर्ज केंट। और आई होप कि मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अभी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इस चैप्टर को। तो अगर आप चाहते हैं किसी तरीके से सारे चैप्टर्स में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरे चैनल का नाम है वी असिस्ट यू कपूर। इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।